हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय इतिहास पाठ संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 2 में दिया हुआ है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर पर आधारित कई वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। वैसे साथी समाजी, वैसे विद्यार्थी जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, कृपया जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से आप उन सभी वीडियो को देख लें, ताकि इस चैप्टर के बारे में आपका जो ज्ञान है वह परफेक्ट हो जाए। तो आज हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर है। आज अंतिम अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर का हम यानी समाप्ति भी करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है नए शासन की स्थापना। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, तथा यह जो चैनल है समाज वाटिका चैनल, इसे आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस चैप्टर के जो अगले और अंतिम जो पड़ाव है उस पर चलते हैं। नए शासन की स्थापना। इसमें पहले बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है काजी। काजी का अर्थ है एक न्यायाधीश। मुफ्ती का मतलब है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के बीच उनका कार्यकाल। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थी। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन ये भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यह जो चित्र दिया हुआ है वह क्या है? यह जो चित्र है वह वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा हुआ था उसका है, यानी R.G. पलाड द्वारा चित्रित यह है, जो कि 1789 में किया गया था। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड वर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला था। तो यह ही उसका परिदृश्य जो कि यह बनाया गया है। एक और बॉक्स उसको हम देख लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला सकता हूँ। वारेन हेस्टिंग्स
के महाभियोग की कार्रवाई के बाद एडमंड वर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। मैं उनके स्टिंगर्स के बारे में कहा गया है, मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूं, जिसके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और उनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। और अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं उसके साझा शत्रु और उन सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। आगे देखते हैं कि एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस विभिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उनका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। आगे इसमें दिया हुआ है कंपनी की फौज, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है आगे इसमें देखते हैं धर्मशास्त्र क्या है। यानी संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा के पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार यानी घुड़सवार, मस्केट यानी पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। आगे देखते हैं इसमें कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार यानी घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना। उन्हें तीर अंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाले पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कर आते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय यानी भारतीय सब सिपाही से बना था, आर्मी कहते थे, सिपॉय आर्मी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम हो गई। उनकी वजह यह थी कि ब्रिटिश राज बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में ही लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तुरेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा
ज़्यादा जो है वह नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा होने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, या वे खुद को अपने समुदाय के सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे। सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। यह मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। अंत में है निष्कर्ष, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने लग जाते थे, लेकिन भाप इंजन के आने से क्या हुआ, जहाज़ों के द्वारा यानी भाप इंजन से चलने वाले जहाज़ों से आने में मात्र अब 3 हफ्तों का समय लगने लगा। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन यानी शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। एक और दिया गया है कुछ तथ्य इसमें बॉक्स में, यानी दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में कसकर दास बाजारों में बेचे जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरों पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा जो ब्यौरा है और प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया भाई, कि यह मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपने गाड़ी में एक स्त्री दास और 3 बच्चे थे। अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने देखा, दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। मौजूद दर्शकों के चेहरे पर हंसते हुए और असंवेदनशील थे। इसको फिर से पढ़ते हैं। यह मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक दी। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे पर हंसते हुए और असंवेदनशील थे। तो यह था दास व्यापार की कहानी। तो इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। और
इस चैप्टर को समाप्त करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे इसके बारे में। हम अगले और अंतिम वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके जो अभ्यास है, जो प्रश्न है, उसका उत्तर हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे।